हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का जो है अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में। इसके पिछले पार्ट में हमने जो है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात की थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं उस चीज़ के बारे में बात की थी। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो है प्राथमिक सेक्टर को छोड़ जो है टर्शियरी सेक्टर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम जो है आज डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम भारत के रेफरेंस में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। जैसे कि आप यहाँ आरेख देख पा रहे होंगे, ये देखिए 1973-74 का ये जो है ग्राफ है और ये है 2013-14 का। ब्लू कलर की लाइन का जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है, रेड वाली जो है द्वितीयक क्षेत्रक है और ग्रीन वाली जो है वो तृतीयक क्षेत्रक है। अब देखिए अगर 1973 में देखिए और कंपैरिजन करिए 2013-14 के कंपैरिजन में, तो देखिए कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि या फिर कह लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर के जो भी हथकरघा वगैरह जो भी उद्योग हैं प्राइमरी सेक्टर के, उनकी मात्रा में बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन इन कंपैरिजन टू टर्शियरी सेक्टर कम हुई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र को भी देख लीजिए। ठीक है, इनके में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन इन कंपैरिजन टू टर्शियरी सेक्टर कम हुई है। और वही चीज़ जो है देखिए टर्शियरी सेक्टर में उछाल आया है। ठीक है, देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है ना। तो ये जो है ग्राफ आपको उत्पादन दिखाता है। ठीक है, ये उत्पादन है करोड़ रुपए। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो क्योंकि ये जो अगर आपको डेटा के थ्रू आप पढ़ते हो ना, तो आपको कंपैरिजन करने या फिर कह लीजिए तुलना करने में जो है आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर था, है ना। और जो है 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो गया, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, सीधा सीधा दिख रहा है ग्राफ में आपको। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या है। 13-14 को आपको याद नहीं करना है, आपको बात करनी है 19-20 की। ठीक है, तो 19-20 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीडीपी हमारी गिर के -23.9 पे आ गई है। हर 3 महीने में जो है जीडीपी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है इस समय। तो देखिए अब बात करेंगे ना उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व इसलिए है कि देखिए तृतीय क्षेत्र की वृद्धि के लिए ना बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं। अगर मैं सबसे पहले कारक की बात करूं तो मूल सेवाएं। देखिए मूल सेवाओं में क्या आता है, किसी भी देश की अनेक सेवाओं, जैसे कि देखिए अस्पताल हो गए, चाहे शैक्षिक संस्थाएं ले लीजिए, डाक एवं तार, पुलिस स्टेशन, कचहरी, बीमा, ये सारी चीज़ें जो हो गई ना, ये जो है ये बढ़ावा देती हैं और आवश्यक भी हैं। तो इन्हें ना बुनियादी सेवाएं माना जाता है और सरकार जो है इन सेवाओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व रखती है। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, परिवहन की सेवाएं। ठीक है, तो दूसरा क्या मैंने बताया आपको, परिवहन और संचरण के विकास का अर्थ, यानी कि कृषि और औद्योगिक विकास जो है ना, परिवहन, संचरण, व्यापार, इन सब से सेवाओं के विकास से जो है आगे है। ठीक है, ये सभी जो है ना तृतीय क्षेत्रक में आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो गई, अधिक आय अधिक सेवाएं, यानी कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और आय के स्तर बढ़ने के साथ लोगों की मांग भी बढ़ती है। ठीक है, तो आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के दौर में ना ये टर्शियरी सेक्टर जो है इसका महत्व बढ़ता गया है। अब आइए देखें वर्ष 1973-74 और 13-14 के बीच 40 वर्षों में आप देख लीजिए कि सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्रक में हुई है। ठीक है, इसके परिणामतः ना 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र ने जो है उसका स्थान ले लिया है और एक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र में उभरी है। देखिए अब बात आती है, अब हमने तो ये देख लिया कि किस प्रकार जो है बढ़ते समय के साथ तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण होना। ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, इसी रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसके कारण क्या हो सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले कारण की बात करूं,
सबसे पहला कारण जो है, किसी भी देश में देखिए अन्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, ये सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें ना जो है बुनियादी सेवाएं माना जाता है। तो किसी विकासशील देश में जो है इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है और इसका जिम्मा सरकार उठाती है। दूसरा कारण, कृषि और उद्योग के विकास से ना परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कृषि उत्पाद होंगे तो उनके परिवहन के लिए चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर मार्केट की भी ज़रूरत होती है। जब इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगी तो उसके भंडारण की भी आवश्यकता होगी। तो इन सारी सेवाओं का विकास होता है। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जो है ना, जितना अधिक होगा इस ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। यानी कि टर्शियरी सेक्टर जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है प्राइमरी सेकेंडरी में, और प्राइमरी सेकेंडरी जो है टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तीसरा रीज़न क्या है? देखिए, अब जाहिर सी बात है, उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उसी तरीके से जो है अर्थव्यवस्था उसी तरीके से पेश की जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे आय बढ़ती है ना, तो कुछ लोग जो है कई अन्य सेवाओं यानी कि अपनी आजीविका के अलावा भी जो है अन्य सेवाएं, जैसे देखिए रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सारी की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में देखिए, विशेषकर बड़े नगरों में देखेंगे तो इस द्रुत परिवर्तन को आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथा रीज़न देखिए, विगत दशकों में ना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जो है महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में ना तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम मात्र जो है कारणों को देख रहे हैं। तो एंड में आपको ये याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाएं ना समान रूप से समृद्ध नहीं हो रही हैं। अब आप भारत के रेफरेंस में देख लीजिए कि सेवा क्षेत्र की कई तरीके के लोग जो है नियोजित रहते हैं। एक और देखिए, उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों के रोजगार मिलता है। अब दूसरी तरफ देखिए कि कई लोग जो हैं अपनी आजीविका यानी कि कुछ लोग जो है छोटी दुकानों में, मरम्मत कार्यों में, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग ना बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह जो है वो कर पाते हैं, अपनी जीवन चला पाते हैं। ठीक है, और वे जो है ना इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, उनके पास अवसर ही नहीं है। और इस कारण ना सेवा क्षेत्र के केवल जो है कुछ ही भागों में महत्व बढ़ रहा है और आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? ठीक है, आरेख के माध्यम से अभी हम देखेंगे अधिकांश लोग नियोजित हैं कहाँ। ठीक है, विकास तो किसी अलग सेक्टर का हो रहा है यानी कि टर्शियरी का हो रहा है, लेकिन लोग जो है नियोजित हैं प्राइमरी सेक्टर में। मैं अभी आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, ये ग्राफ जो है ना आपको ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार क्षेत्रक में परिवर्तन हुए। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में देखिए 1973-74 का ये डेटा है और 19 जो है ये 2013-14 का। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर और ये है सेकेंडरी सेक्टर और ये है टर्शियरी सेक्टर। और अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का क्षेत्र कितना कम हो गया है सेकेंडरी सेक्टर का इन कंपैरिजन टू 1973-74 से बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना ये टर्शियरी सेक्टर बढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। लेकिन अब आइए आप जस्ट इसके नीचे वाले ग्राफ में, टर्शियरी सेक्टर में परिवर्तन हुआ है, टर्शियरी सेक्टर बढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए रोजगार क्षेत्र में लोगों की हिस्सेदारी देखिए 1977-78 में 71% लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, 11% लोग जो है वो द्वितीयक सेक्टर में और 18% लोग जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर में। और अब 2017-18 का डेटा देखिए 44%, यानी कि इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अभी जो है प्राइमरी सेक्टर में लोग जो है रोजगार परक हैं। यानी कि तृतीय क्षेत्र बढ़ तो गया लेकिन उसमें रोजगार की हिस्सेदारी लोगों की नहीं बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्रक से ना रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। जब आप ये बताओ कि जब प्राइमरी सेक्टर की जो है, अब देखिए प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है अब जो है कम हो गया है उसका मात्रक, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में क्यों नहीं जो है कम हुआ है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में रोजगार में क्यों नहीं लगे हैं, इसका कारण ये है ना कि द्वितीयक और तृतीयक में जो है रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि इस अवधि में ना वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। ठीक है, नील के बराबर। तो तृतीयक क्षेत्र में ना भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में जो है उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। तो ये तो बिल्कुल मतलब वो है ना, आम बात है। तो अब देखिए, आप तृतीयक सेक्टर बढ़ा रहे हो तो आपको उसमें रोजगार सृजन भी तो करना होगा, है ना। इसके रिजल्टेंट जो है क्या निकल सकते हैं, देखिए परिणाम क्या हो सकता है कि देश में ना आधे से अधिक श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है योगदान लगभग 1/6 भाग, ठीक है। इसकी तुलना में अगर द्वितीय तृतीय क्षेत्र की बात करें सकल घरेलू उत्पाद में, तो बाकी हिस्सा है। लेकिन ये क्षेत्र जो है ना कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए हैं। अभी हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। मैं आपको बेरोजगारी का पूरा डिटेलिंग देने वाली हूँ। देखिए, यदि आप जो है कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो ना, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की अल्प बेरोजगारी है, ठीक है। तो बेरोजगारी से तो आप लोग सभी परिचित होंगे। सीधा सीधा सा मतलब ये है बेरोजगार, यानी कि जिनके पास रोजगार नहीं है। यानी कि ये एक ऐसी अवस्था से लेते हैं जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है, लेकिन उन्हें वह काम नहीं मिलता। यानी कि किसी देश की बेरोजगारी की जो है अवस्था ना ऐसी अवस्था है जिसमें देश के बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं और वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें जो है कई कारणों से काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हम बेरोजगारी का अगर अनुमान लगाते हैं ना, तो हम 3 रेफरेंसेस में अनुमान लगाते हैं। पहला, काम करने योग्य है, दूसरा काम करने के इच्छुक है, और तीसरा वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार है। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। ठीक है, और उसके परिवार के सभी 5 सदस्य जो है उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। और आप ये देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, लेकिन वास्तव में ना उनका श्रम जो है प्रयास विभाजन है। ठीक है, श्रम प्रयास विभाजन है। अभी मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह जो है अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, यानी कि जहां लोग ना प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से ना कम काम कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को जो है छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए ना से अलग है। तो खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अब आइए मैं आपको बेरोजगारी के कई टाइप होते हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली है ऐच्छिक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? ऐच्छिक बेरोजगारी। बे लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी क्या हुआ। देखिए, जब श्रमिक मजदूरी को ना वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार ना हो, या फिर कह लीजिए काम होने पर भी जो है अपनी इच्छा से काम ना करना चाहे, तो ऐसी बेरोजगारी कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी कि हमारी इच्छा नहीं है काम करने की। ठीक है, दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ये क्या होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी, जिसमें हमारी इच्छा जो है लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। यानी कि जिसमें जो है ना श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तो तैयार है, लेकिन उन्हें जो है काम मिले, इसे जो है खुली बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि बेरोजगारी से हमारा अभिप्राय जो है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, तीसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी,
ठीक है, ये ऐसी बेरोजगारी है ना जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या फिर कह लीजिए नौकरी को बदलने से होता है। यानी कि श्रम बाजार के कारण अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कि ये जो अस्थायी बेरोजगारी है ना वो घर्षणात्मक बेरोजगारी है। यानी कि ये जो बेरोजगारी है श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी, रोजगार के अवसरों में कमी, इन सारे चीज़ों के कारण होती है। चौथा बेरोजगारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों में दीर्घकालीन जो है ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए ये जो बेरोजगारी है ना वो संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है। यानी कि ये जो बेरोजगारी है उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब उत्पादन के अन्य साधनों जैसे देखिए पूंजी, भूमि, इन सब की कमी होती है। या फिर ये कह लीजिए कि श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं लेकिन उनके पास कोई निपुणता नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी बेरोजगारी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। पांचवी बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? देखिए जब बेसिकली अगर मैं बात करूं जब अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था आती है ना तब ये जो है चक्रीय बेरोजगारी पनपती है। ये बेरोजगारी जो है ना देश में चक्रीय परिवर्तनों या फिर कह लीजिए मंदी तेजी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, मंदी के दिनों में देश की प्रभावपूर्ता मांग कम हो जाती है तो व्यापारी भी जो है व्यापारी के पास बिना जो है बिके हुए माल के स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं तो उत्पादन की मात्रा में कमी होती है और इसके फलस्वरूप जो है रोजगार के स्तर भी कम हो जाते हैं और बेरोजगारी फैलने लग जाती है। ठीक है, छठी बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो ये है मौसमी बेरोजगारी। कौन सी? मौसमी बेरोजगारी। अब ये कौन सी बेरोजगारी है? ये देखिए ये ऐसी बेरोजगारी है ना जो है किस कारण उत्पन्न होती है? कुछ व्यवसायों के श्रमिकों के मांग जो है ना वर्ष में कुछ समय के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए अगर मैं गांव के मजदूरों के बारे में बात करूं जो खेतों में काम करते हैं तो हम मजदूर कब करते हैं? जब कटाई का टाइम आता है या फिर जब बुआई का टाइम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो बेरोजगारी है ना लोग वर्ष के कुछ मौसम में ही बेरोजगार होते हैं। यानी कि जो है बाकी समय उन्हें रोजगार मिला रहता है। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया है कि अधिकतर जो है कृषि क्षेत्र में कई कारणों से एक फसल उत्पन्न होती है और इसलिए किसान जो है ना वर्ष के बाकी महीने बेरोजगार रहता है। चीनी कारखाने की बात कर लीजिए, बर्फ बनाने के कारखाने में के बारे में अगर बात कर लीजिए। ठीक है, खुली हुई बेरोजगारी को मैंने आपको बता ही दिया कि श्रमिक के पास जो है कोई काम नहीं होता, उसे थोड़ा बहुत काम भी नहीं मिलता और काम के अभाव में श्रमिक पूरी तरीके से बेकार रहते हैं और इस प्रकार की बेरोजगारी जो होती है अधिकतर शहरी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी भी मैंने आपको बता दी। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी जो है ना ये जो है सबसे पहले इसका प्रयोग जो है जॉन रॉबिन्सन ने किया। इनके अनुसार अगर मैं बताऊं तो छिपी बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें श्रमिक को अपनी योग्यता से कम उत्पादन कार्यों में काम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि छिपी बेरोजगारी के बारे में जो है मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार जो है लोग परिवार के पूरे लोग लगे हुए हैं लेकिन उसमें जो है अगर परिवार के अगर मान लीजिए 5 सदस्य हैं, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। परिवार के 5 सदस्य हैं। ठीक है, पांचों सदस्य एक खेत में काम कर रहे हैं और उसी खेत में जो है 2 व्यक्ति काम करेंगे तब भी उतना प्रोडक्टिविटी होगा, 5 करेंगे तब भी। तो ये जो 3 है ये क्या है? ये छिपी हुई बेरोजगारी है इनकी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और जो है शिक्षित बेरोजगारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षित बेरोजगारी इसका सीधा सीधा अभिप्राय उन लोगों की बेरोजगारी से है जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी जो है ना खुली बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की होती है। अब देखिए कुछ शिक्षित लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता। अब अगर इसके विपरीत बात करूं तो कुछ शिक्षित व्यक्तियों को जो काम मिला हुआ है वह काम या तो उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं होता या फिर उनकी क्षमता के अनुसार नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान लेना है। आगे बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक भूमि स्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के जो है लिए लक्ष्मी के परिवार का 1 या 2 सदस्य को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के जो है चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, तो दिए
दिए गए उदाहरण में ना 2 सदस्य जो है किसी कारखाने में काम करने के लिए जा सकते हैं और एक बार फिर जो है परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे, यानी कि उनकी भूमि के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, 2 व्यक्तियों के चले जाने पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं भारत के रेफरेंस में बात करूँ ना, तो भारत में लक्ष्मी की तरह ना लाखों ऐसे किसान हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा कर ना उन्हें जो है कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे, तो भी कृषि के उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्टिविटी तो जो है कृषक की उतनी ही हो रही है। अब 2 लोग को ले गए कारखाने से भी वो कमा के आ रहे हैं, तो उत्पादन में आय में तो वृद्धि होएगी ही होएगी, है ना। अल्प बेरोजगारी जो है ना दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, शहरों में ना सेवा क्षेत्रों में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। ठीक है, वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग जो है असुविधा विषम काम जो है वो करते हैं। ठीक है, उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं, रोजाना उन्हें काम नहीं मिलता है और इस प्रकार ना हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को जो है सड़कों पर ठेला खींचते और कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते होंगे। आप सभी को पता है कि इस समय कोविड का दौर चल रहा है, कोविड-19, सब लोग अपने घरों में हैं। तो आप ये सोचो कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। जो सड़कों पर ठेला खींचते हुए चीज़ें बेचते हुए दिखाई दे रहे थे, उनकी आमदनी तो बिल्कुल हो नहीं रही होगी। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं, है ना। जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं लेकिन बहुत कम कमा पाते थे। अब आप ये सोचो कि जब उस टाइम जब ये बहुत कम कमा पाते थे, तो अब तो बिल्कुल चला ही नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो वे जो है ना यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई बेहतर अवसर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, बेरोजगारी की समस्या का ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, मानवीय साधनों की हानि होती है। ठीक है, इससे जो है निर्धनता में वृद्धि होती है, लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। सामाजिक समस्याएं जैसे देखिए कि बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, जुएखोरी, चोरी, डकैती, ये सब चीज़ें जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाती है। कैसे आ जाती है? बेरोजगारी के फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो ही जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति तोड़ फोड़ करेंगे, अन्य आतंकवादी कार्य करने लग जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे जो है प्रजातंत्र मूल्यों और शांतिपूर्ण उपायों पर विश्वास खत्म हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होगा, मजदूरों का शोषण होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो आई होप आपको बेरोजगारी समझ में आ गई होगी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले और गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।